मेहनती किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, खास मुलाकात लेकर मैं राधिका चौधरी एक बार फिर हाजिर हूं आपके साथ। लगातार अलग अलग राज्यों में पहुंच रहे हैं, अलग अलग आपके चुने हुए नेताओं के पास पहुंच रहे हैं, आपके उन सवालों के जवाब लेने के लिए जिन सवालों को लेकर आपने उनको चुना है। तो आज ऐसे में उत्तर प्रदेश में हूं, प्रयागराज में हूं। आज हम आपको एक खास मेहमान से मिलवाएंगे। आप देखिए, 3 बार विधायक रह चुके हैं और अब लोकसभा सांसद प्रवीण पटेल जी आज हमारे साथ है। सर, फूलपुर से हैं आप, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। अच्छा सर, देखिए फूलपुर, अब जनता को ऐसे प्रयागराज की बात करें, उत्तर प्रदेश वाले तो समझ जाएंगे, लेकिन अगर देश वालों को बताया जाए तो फूलपुर एक ऐसी जगह है जिसने 2-2 बार हमारे, अगर हम कहें कि प्रधानमंत्री जी भी वहां से निकल कर आए हैं। तो ऐसी जगह का आपको दायित्व देना और दायित्व मिलना अपने आप में एक सौभाग्य की बात होती है। तो कैसा लगता है कि क्या काम करना है? देखिए, आज़ादी के बाद से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ से 3 बार पार्लियामेंट के मेंबर चुने गए और लगातार वो 3 बार प्राइम मिनिस्टर भी रहे इस देश के। तो स्वाभाविक है कि किसी भी व्यक्ति के लिए एक गौरव की अनुभूति होती है कि फूलपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से कई बड़े ऐसे नेता जिन्होंने देश को दिशा दिखाई है, ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का जब आपको अवसर मिलता है तो स्वाभाविक है कि हमारे नहीं बल्कि कोई भी हो उसके लिए गर्व का पल होता है जी। लेकिन अगर हम बात फूलपुर की करें, आप 4थी बार चुने गए हैं इस बार, अगर मैं बात करूं तो ऐसा क्या आप जनता के लिए अलग कर रहे हैं? ऐसी कौन सी जनता की जो मांगे हैं जिसको आप लगातार पूरी करते आ रहे हैं और जनता आपको लगातार जिताती आ रही है? देखिए, हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि लोकतंत्र में सबसे ज़रूरी होता है जनता का विश्वास जीतना। और जब ज़मीन से आप जुड़े होते हैं तो बहुत छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, बहुत छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, उससे आप भली भात जब वाकिफ़ होते हैं तभी आप अच्छा काम कर पाते हैं। और स्वाभाविक है कि जब जनता से एक भावनात्मक लगाव हो जाता है, एक पारिवारिक लगाव हो जाता है, तो जनता भी एक तरीके से कहा जाए तो अपने परिवार के सदस्य की तरह, अपने बेटे की तरह, अपने भाई की तरह लगातार हमको स्नेह देती रही है। और हम अपने को इस बात के लिए सौभाग्यशाली मानते हैं कि फूलपुर की जनता हमेशा हमारे लिए एक परिवार की तरह, जब भी हमको ज़रूरत पड़ी, हमारे साथ हमेशा खड़ी रही। अब देखिए, फूलपुर की जनता लगातार आपके साथ है और आपने कहा कि जनता का भरोसा जीतना जो होता है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है और उस भरोसे पर खरा उतरना। लेकिन विरासत में मिली है राजनीति आपको। अब पिताजी की जो विरासत है काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है, उसे किस तरह से आप पूरा कर रहे हैं? उनके कितने सपने जो आप पूरे करते हुए निकल रहे हैं? देखिए, मेरे पिताजी भी इस क्षेत्र से 3 बार विधायक रहे लगातार, और उनका जो उद्देश्य था वो क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना। उन्होंने क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे कार्य किए, और अगर कहा जाए तो उनका क्षेत्र के लोगों से जो लगाव रहा है, जो प्यार रहा है, और सभी क्षेत्रों में, चाहे शैक्षिक क्षेत्र हो, चाहे डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी। और हमारे लिए नहीं बल्कि किसी के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण तो होता है, इसलिए कि लोग हमेशा इस बात की अपेक्षा करते हैं कि भाई आपके पिताजी इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए उनका जो प्रयास था उस तरीके से आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, जो उनके सपने थे इस क्षेत्र के लिए उसको पूरा करने के लिए आप क्या कर पाएंगे। तो ये चुनौतीपूर्ण तो होता है, इसलिए कि कदम कदम पर लोग आपका आकलन करते हैं, आपकी कार्यशैली से, आपके स्वभाव से, आपके मिलने जुलने के तरीके से, क्षेत्र के डेवलपमेंट से। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि सही नीयत के साथ क्षेत्र हित में आप लगातार जब लगे रहते हैं और जनता की वास्तविक समस्याओं को जब आप समझते हैं, तो निश्चित रूप से कोई भी काम करने में किसी तरीके से कोई कठिनाई नहीं आती। और लगातार हम भी
ये प्रयास करते रहे कि मेरे पिता या मेरे बाबा जिन लोगों ने सामाजिक क्षेत्र में यहाँ पर बहुत सारा काम किया है उसको मैं आगे बढ़ा सकूं। राजनीति आपको विरासत में मिली है, पिता की विरासत को आप कैसे संभाल रहे हैं, क्योंकि काफी चुनौतीपूर्ण रहा होगा आपके लिए, क्योंकि उनकी विरासत है और आपको संभालना है और लगातार जनता भी आपको चुन रही है। देखिए, ऐसा है कि समाज के सामने, देश के सामने समय समय पर चुनौतियां आती रहती हैं और समय के साथ बदलाव भी होता है। लोगों की जन आकांक्षा जो है वो अब देश को विकसित देश बनाने की है। कहीं न कहीं कांग्रेस की जो नीति रही है, कांग्रेस के जो कार्यक्रम रहे हैं, वह धीरे धीरे जनता से कटते गए। जनता के मुद्दों को उन्होंने समझने में कहीं न कहीं चूक की और कहीं न कहीं अगर कहा जाए तो तुष्टीकरण की राजनीति की तरफ उनका जो बढ़ना था, उसकी वजह से जनता कांग्रेस को उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में हाशिए पर ढकेलने का काम किया। और हम ऐसा मानते हैं कि 2014 के बाद अगर आप देखिए जिस तरीके से देश का डेवलपमेंट हुआ, जिस तरीके से देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, जिस तरीके से देश में सारे वर्गों और सारे समूहों के लिए इस देश ने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस नारे के आधार पर हम इस बात को कह सकते हैं कि आने वाला 2047 माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमेशा इस बात का आह्वान करते हैं कि इस देश को हमको विकसित देश बनाना है, तो इस विकसित देश के अभियान में निश्चित रूप से हम लोगों को या आम नागरिक को अपनी भूमिका का निर्वहन करना पड़ेगा। और जैसा कि आपने सवाल पूछा कि भाई कांग्रेस से आपके पिताजी ने शुरू किया तो आपने भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टियों को क्यों चुना, तो हम यही कहना चाहते हैं कि कांग्रेस जनभावनाओं को भूल चुकी थी और इस देश के सामने ऐसी चुनौती थी कि देश या तो पीछे जाए या आगे जाए। और मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी को चुनने का काम किया। जी, यानी कि आपने भारतीय जनता पार्टी को इसलिए चुना कि आपको देश को आगे लेकर जाना है और कांग्रेस पार्टी उन तमाम चीज़ों को आप भूल चुकी हैं। सीधा सा मतलब ये हो जाता है कि विकास की ओर आगे लेकर जाना है। लेकिन आपने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, लेकिन अगर मैं बात करूं आपके घोषणा पत्र की या मैं बात करूं उन चुनावी मुद्दों की, हम अगर कृषि के क्षेत्र की बात करें, क्योंकि देखिए हर कोई किसानों की बात कर रहा है, आज देश के बड़े इस मंच से भी किसानों के लिए नाम लिया जाता है कि हम किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। ऐसे में कृषि व्यवसाय को आपने महत्वपूर्ण व्यवसाय बताया है, तो किसानों के लिए कितना काम हुआ है, किसानों को आप किस तरह से आगे की पंक्ति में लाने का काम कर रहे हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में लाल किले से इस बात को कहा था कि किसान ही इस देश को आगे ले जाने वाला हमारा एक वर्ग है और किसानों की आय को हम दुगना करने का काम करेंगे। और आप इस बात को अगर देखिए तमाम आंकड़ों में, तो जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में तमाम ऐसे कानून पास किए, कृषि के क्षेत्र में तमाम ऐसी योजनाओं को लागू करने का काम किया, जिससे किसानों को राहत ही नहीं मिली, आधुनिक खेती की तरफ भी बढ़ने का एक अवसर मिला है। हमारे फूलपुर में भी हम इस बात को बड़े गर्व के साथ कहना चाहते हैं कि हमारा जो फूलपुर क्षेत्र है यह भी कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहाँ भी कृषि के क्षेत्र में धीरे धीरे लोग काफ़ी आगे बढ़े हैं। अब लोग आधुनिक खेती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और सरकार ने भी कृषि के क्षेत्र में सब्सिडी पर तमाम उपकरण देने का काम किया, उनको समय के साथ यूरिया डीएपी देने का काम किया, उनको सस्ते दामों में और फ्री में उचित बीज देने का काम किया और सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर हो सके। आप इस बात को समझ सकते हैं कि
बहुत सारे ऐसे हमारे किसान हैं जिनके पास बहुत छोटी छोटी ज़मीनें हैं। उनके सामने कई बार संकट आ जाता था कि हम खाद कैसे खरीदें, हम बीज कैसे लाएं, हम कैसे और चीज़ों का आगे बढ़ाने का काम करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किसान सम्मान निधि की घोषणा की, उससे भी कहीं न कहीं किसानों को थोड़ी राहत पहुंची है। किसान फसल बीमा के माध्यम से हमारे ऐसे किसान जिनकी फसल अगर ख़राब हो जा रही है तो उनको उचित मूल्य मिल सके। और अगर कहा जाए तो पिछले 10 सालों में कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। उस क्षेत्र का लाभ हमारे क्षेत्र को भी मिलने का काम हुआ है। जी। तो अगर हम प्रयागराज की बात करें, आपके फूलपुर की बात करें, तो किसानों के हित में कौन सी नई नई चीज़ें हैं जो आप किसानों तक पहुंचा रहे हैं? किसानों के लिए सीधा और आसान माध्यम क्या है कि किसान आज की हाईटेक खेती को समझ पाए, आज के विज्ञान को समझ पाए? देखिए, ऐसा है कि हम इस बात को कहना चाहते हैं कि सरकार की जो नीतियां 2014 के बाद लागू हुई, उसका सबसे बड़ा लाभ भी किसानों को मिला है। इसलिए कि पहले हम लोग इस बात को देखा करते थे, यही उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर एक हफ्ते दिन को बिजली मिलती थी, एक हफ्ते रात को बिजली मिलती थी। किसानों के सामने एक समस्या रहती थी कि अगर उसको सिंचाई करनी है तो कब बिजली आएगी, कब बिजली कट जाएगी, कोई ठिकाना नहीं रहता था। सरकार ने यहाँ पर 18 घंटे 20 घंटे बिजली देने का काम किया है। यह किसानों के लिए एक वरदान साबित हुई है। पहले हम लोग देखा करते थे कि गांव में अच्छी सड़कें नहीं थी, जिससे पहुंच मार्ग न होने के कारण भी उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। सरकार ने गांव-गांव में सड़कें बनवाने का काम किया, कनेक्टिविटी आसान की। पहले हम लोग देखा करते थे कि खासकर किसान जो है वो पानी पीने के लिए भी उसके सामने समस्या हुआ करती थी। एक एक हैंडपंप के लिए लोग लाइन लगाया करते थे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लागू किया हर घर नल योजना के अंतर्गत, आज गांव-गांव पानी की टंकियां लग रही हैं, गांव-गांव किसानों के घर में पानी पहुंच रहा है। आपके फूलपुर में हर घर पानी पहुंच गया? हमारे 90% गांव में पहुंच गया है। 10% जो अभी बाकी है वो कहीं न कहीं ज़मीनी विवाद या ज़मीनों की कमी, या कह लीजिए कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि प्रोजेक्ट गया है लेकिन वहाँ थोड़ी सी कुछ दिक्कत परेशानी आई, इसकी वजह से। नहीं तो प्रधानमंत्री जी ने सीधा इस बात को कहा है कि हर घर तक हमें पानी पहुंचाना है, और उस दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। हमको लगता है कि आज़ादी के बाद अगर देखा जाए तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ है। इस देश के हमारे जो किसान हैं उनको बिजली मिल रही है, उनको पानी मिल रहा है, उन तक सड़क पहुंच रही है, वहां तक शिक्षा पहुंच रही है। और कृषि के क्षेत्र में भी जैसा हमने कहा, किसान सम्मान निधि की योजना के अंतर्गत, किसान फसल बीमा की योजना के अंतर्गत सस्ते उपकरण देकर, उनको फ्री में बीज देकर, सॉयल हेल्थ कार्ड बनाकर कि कितने मिट्टी में कौन से तत्व की ज़रूरत है, किस तरीके से उसको हम लोग कितना खाद डालें, कितना न खा लें, आधुनिक खेती की तरफ किस तरीके से जाना है, ऑर्गेनिक खेती की तरफ किस तरह से जाना है। तो ये निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र में भी धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे प्रगतिशील किसान हैं जो आधुनिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। उसका श्रेय किसी को जाता है तो इस देश की सरकार को जाता है, माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। जी, लेकिन रामपथ वन गमन का निर्माण भी मैं देख रही हूँ कि बड़े लेवल पर चल रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए, क्या है ये? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में खासकर जैसा कि हमने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। भगवान राम अयोध्या से चले और प्रयाग से होते हुए चित्रकूट जो है, तो सरकार ने इस बात को आकलन किया कि भाई जो है राम वनगमन पथ बनाने से एक तो हमारे जो ऐसे स्थल हैं, पौराणिक स्थल हैं, वहाँ भी लोग आसानी से पहुँच सकेंगे, इसलिए कि लोगों की आस्था है, लोग जाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होगा। और आज हमारे क्षेत्र से राम वनगमन पथ लगभग 80% बनकर तैयार हो गया है। और एक सर्किट इस तरीके से बनाई जा रही है
कि जो लोग काशी आएंगे तो काशी से प्रयाग आएंगे, अयोध्या जाएंगे, चित्रकूट जाएंगे, तो एक तरीके से कहा जाए तो आस्था का केंद्र भी है, पर्यटन के क्षेत्र में भी बढ़ावा मिलेगा, आर्थिक रूप से भी संपन्नता बढ़ेगी और क्षेत्र का विकास भी होगा। तो राम वन गमन पथ भी हमारे क्षेत्र के लिए एक वरदान की तरह साबित होगी, ऐसा हम लोग का मानना है जी। अच्छा, इसी के साथ एक सवाल और पूछूंगी। आपने कहा कि जो विकास के आपने मुद्दे हैं वो गिनवाए, आपने किसानों पर चर्चा की, लेकिन ऐसे में कानून व्यवस्थाओं की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, प्रयागराज की बात करें, काफ़ी चर्चाओं में रहता है ये मुद्दा। इस पर कितना काम हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, आप इस बात को, चूँकि मीडिया से आप हैं और पूरे देश में पहले प्रयागराज को, या कह लीजिए उत्तर प्रदेश को ही लोग जंगल राज की तरह कहने लगे थे कि भाई उत्तर प्रदेश में तो जंगल राज है, माफियागिरी है, गुंडागर्दी है। पिछली सरकारों ने हर ज़िले में एक माफिया खड़े कर दिए थे, जिससे आम लोगों में कानून व्यवस्था को लेके प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हुए थे। लेकिन जब से माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार आई है और माननीय मुख्यमंत्री जी इस उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाले हैं, उन्होंने इस बात को कहा कि कानून व्यवस्था के मामले में हमारी जो नीति है वो जीरो टॉलरेंस की है। और प्रयागराज इसका जीता जागता उदाहरण है कि यहाँ पर सरकार की नीतियों के कारण, सरकार ने कानून व्यवस्था पर जो ठोस फैसले किए, उसके कारण प्रयाग नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में माफियागिरी खत्म हुई है, गुंडागर्दी खत्म हुई है, कानून का राज स्थापित हुआ है। जहां पहले इसको बीमारू राज्य और माफिया राज कहा करते थे, आज उत्तर प्रदेश एक विकास का मॉडल बनकर तैयार हुआ है, प्रयागराज एक विकास का मॉडल बनकर तैयार हुआ है। तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था के क्षेत्र में भी धीरे धीरे पूरे देश में उत्तर प्रदेश को एक मॉडल के रूप में लोग ले रहे हैं जी। अच्छा, देखिए, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो मैं इस बीच एक सवाल पूछ लेती हूँ, क्योंकि हम राज्य सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, किस तरह से दोनों की जो योजनाएं हैं किसानों तक पहुँच रही हैं या जनता तक सीधे माध्यम से पहुँच रही है, मदद मिल रही है पूरी तरह? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, लगातार उनका ये प्रयास है कि हमारी जितनी भी योजना है वह हर हाल में लाभार्थी तक पहुँचे, आम आदमी तक पहुँचे। सबसे पहले, जैसा कि आप जान रहे हैं कि उन्होंने बैंक से खाता खुलवाने का काम किया। एक समय जब माननीय राजीव गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने इस बात को कहा था कि भाई हम 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो केवल 15 पैसे गांव और गरीब तक पहुंचने का काम होता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा कि अगर कांग्रेस के समय में 15 पैसे पहुंचता था तो हम 1 रुपया भेजते हैं, तो हम 1 रुपया पहुंचाने की भी योजना बनाने का काम करेंगे। और आज आप देख रहे हैं कि सरकार की जितनी योजनाएं हैं, जो भी सरकार का पैसा आ रहा है, सीधे सीधे लोगों के, आम आदमी के खाते तक पहुंच रहा है। उसमें बिचौलिए लोग जो कांग्रेस के समय में या अन्य सरकारों में हावी हुआ करते थे, वह आज के परिवेश में कुछ नहीं है। तो आप अगर देखिए तो सरकार ने जो नीतियां बनाई हैं, जो कार्यक्रम बनाए हैं, वह आम आदमी को देख के बनाए हैं कि हमारा किसान कैसे खुशहाल हो, हमारा नौजवान कैसे खुशहाल हो, हमारे गरीब की आर्थिक स्थिति कैसे और आगे मजबूत हो सके, जो हमारी महिलाएं हैं वह आत्मनिर्भर कैसे बन सके। अगर कहा जाए तो हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश और देश की सरकार ने जितनी भी योजनाएं लागू की वह आम आदमी तक पहुंच रहा है, जिसका लाभ लोगों तक मिल रहा है। उसी का परिणाम है कि लगातार बार बार यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम कर रहे हैं। जी, अब आप बार बार आम आदमी का नाम ले रहे हैं, मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, तो मुझे एक सवाल याद आ जाता है कि उनके लिए एक बहुत ही बेहतर काम हुआ है, हर किसी का सपना था, हवाई यात्रा। प्रयागराज की मैं बात करूं, एक सपना हुआ करता था कि कभी यहाँ पर भी कभी फ्लाइट जो है लैंडिंग करेगी क्या, कभी फ्लाइट उड़ेगी क्या। तो आज मैं देख रही हूँ कि आम नागरिक जो है वो वहाँ से फ्लाइट में बैठ रहा है, आ रहा है, जा रहा है। तो कितने चैलेंजेस रहे इस सपने को पूरा करने में? अब देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि इस देश में पहली जो हवाई उड़ान हुई वह इलाहाबाद, प्रयागराज को पहले इलाहाबाद जिला के नाम से जाना जाता था। अच्छा। तो इलाहाबाद से पहली उड़ान जो है, इस देश की पहली उड़ान इलाहाबाद से हुई। पहला हवाई अड्डा भी प्रयागराज में ही बनकर तैयार हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा रहा कि पिछले 50 सालों में
यहाँ पर एयर कनेक्टिविटी नहीं हो पाई आज़ादी के बाद से। हम इस बात को कहना चाहते हैं, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि 2019 में जब कुंभ की तैयारी हो रही थी तो सरकार ने संकल्प लिया था कि हम हर लिहाज से जितनी भी कनेक्टिविटी है उसको मजबूत करने का काम करेंगे। और इस बात को बताते हुए हमें गर्व होता है कि यहाँ का हवाई अड्डा केवल 1.5 साल में बनकर तैयार हुआ था और 2019 में यहाँ पर अपना एयरपोर्ट बना। 2024 में एक नए टर्मिनल की स्थापना हुई और अभी हम लोगों ने इस बात को कहा था पार्लियामेंट में कि भाई कुंभ में करोड़ों लोग आएंगे, यहाँ पर नाइट लैंडिंग की भी व्यवस्था होनी चाहिए, इसको अंतर्राष्ट्रीय दर्जा भी मिलना चाहिए, इसलिए कि दुनिया से लोग यहाँ आना चाहते हैं। और हमें खुशी है कि सरकार ने इस मांग को पूरा करने का काम किया। आज 2 टर्मिनल वाला हमारा एयरपोर्ट बनकर तैयार है और कई आप देखेंगे तो कई राज्य यहाँ से उत्तर प्रदेश अपने ज़िले से कनेक्ट हो रहे हैं। और उसके साथ साथ इस बात को भी हम कहना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा भी सरकार ने इस कुंभ के लिए देने का काम किया है। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में और ख़ासकर प्रयागराज में एयर कनेक्टिविटी के लिहाज से भी सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाने का काम किया। देखिए कितने ताज्जुब की बात है कि पहला हवाई अड्डा, पहली यात्रा, पहली उड़ान प्रयागराज इलाहाबाद, लेकिन 50 साल लग गए इस चीज़ को सक्सेसफुल बनाने में और जनता तक पहुंचाने में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने आज इस काम को पूरा किया है। और मुझे लगता है जितना वक्त आपके पास बचा है उस वक्त में आप अपने इस सपने को और इन मुद्दों को पूरा कर पाए, हम ऐसी उम्मीद आपसे करते हैं। प्रयागराज देखिए एक शब्द नहीं है, महज एक जगह नहीं है, ये राजाओं की धरती है, ये देवताओं की धरती है। और जहाँ पूरा हिंदुस्तान नहीं, आज तो मैं कहती हूँ कि भारत के बाहर से लोग भी प्रयागराज में डुबकी लगाने आते हैं। आज उसी प्रयागराज से आपके सामने तमाम मुद्दे और तमाम सवाल थे जिसे जनता चाहती है कि वो पूरे हो, और जिस विकास को आज हम देखना चाहते हैं उस पर बात कर रहे थे। अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार। मेरी नकली यादें डोले मेरा